दोस्तों, मेरा नाम अरुण है और मैं एक बनिए के नीचे काम करता हूँ। बनिया जो अक्सर अनाज को खरीदने का काम करता है। पहले मैं वहीं पर एक पिकअप चलाया करता था, लेकिन उस बनिया के नीचे होने वाले काम ने मुझे एक दिन ऐसा समझौता करवाया। उसके बाद मैंने उस काम को छोड़ना ही ठीक समझा। लेकिन उस काम को छोड़ने के पीछे सिर्फ एक कारण नहीं था, बल्कि ऐसे कई सारे कारण थे जिनकी वजह से मैंने उस काम को अलविदा कहा। तो आइए जानते मेरी जिंदगी से जुड़ा हुआ एक रोचक किस्सा। दोस्तों, रोज रोज की तरह आज भी मैं एक गांव से सामान को गाड़ी में लाद कर शहर के लिए निकल रहा था, क्योंकि शहर में ही हमारा अड्डा था और हम वहीं पर काम करते थे। उस दिन जब मैं गांव से निकल रहा था तो मुझे हमारे बनिया ने फ़ोन करके बताया कि थोड़ा जल्दी लौट जाना, क्योंकि अब रात होने वाली है और तुम्हें दूसरी बार भी जाना होगा। वो क्या था कि उन दोनों माल की कुछ ज़्यादा ही भरपाई होती थी। ऐसे में हम सभी को काफ़ी जल्दी लौटना पड़ता था। लेकिन जब बनिया ने मुझे ये बताया कि आज मुझे रात को एक और डिलीवरी करनी है, तो मुझे उस पर गुस्सा आ गया। उस वक्त तो मैंने उस बनिया को कुछ नहीं कहा, क्योंकि मेरे अंदर गुस्सा कूट कूट कर भरा पड़ा था। उसके बाद मैंने गाड़ी की रफ्तार को बढ़ाया और हम दोनों उस जगह पर पहुंच गए जहां पर हमें माल उतारना था। माल उतारने के लिए मेरे साथ मेरा खलासी भी था। मैंने सारा सामान उतरवा दिया और उसके बाद नीचे उतरकर सीधा बनिए के पास गया और उससे कहा, अरे मालिक, वो क्या है कि आज मेरी बिटिया की तबीयत खराब हो गई थी ना, तो इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी घर जाना होगा। तो उस बनिए ने कहा, अरे चिंता मत करो, बस आधे पौने घंटे का ही काम है, उसके बाद वैसे भी तुम जल्दी घर लौट जाओगे। उसकी बात ने मुझे और भी ज़्यादा उकसा दिया था, लेकिन उस समय मैं उसे कुछ बोल नहीं पाया, भला वो हमारा मालिक जो ठहरा। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अब निकल ही जाता हूँ। फिर मैं गाड़ी लेकर वहाँ से निकल पड़ा। मेरा साथी चेतन भी मेरे साथ ही था। हम दोनों लक्ष्मणगढ़ से निकलकर अब रवाना हो चुके थे। हमारी गाड़ी NH74 पर दौड़ रही थी। कुछ दूर आगे जाने के बाद चेतन ने मुझे कांपती आवाज में कहा, साहब जी, लगता है आप पहली बार इस सड़क को क्रॉस कर रहे हैं। जब चेतन ने मुझे ये कहा तो मैं एकटक उसकी तरफ देखने लगा। फिर उसने एक बार फिर कांपती जुबान में कहा, शायद आपको पता नहीं है यहाँ पर क्या होता है। फिर एक बार मैं एक सेकंड के लिए चेतन को देखने लगा। उसके बाद मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई, यहाँ कौन सा हमारा मर्डर कर देंगे जो तू इतना ज़्यादा घबरा रहा है। मैंने बस इतना कहा ही था कि तभी गाड़ी के सामने पता नहीं क्या आ गया, जिसकी वजह से गाड़ी का ब्रेक एक अजीब सी आवाज़ निकालने लगा, जिस वजह से मैंने गाड़ी को रोक दिया। उसके बाद जैसे ही गाड़ी रुकी तो मैंने देखा कि गाड़ी के नीचे कुछ आ गया था और फिर हम दोनों उससे करीबन 40 से 50 मीटर दूर आ गए थे। जैसे मैंने विंडो से झांकते देखा तो सड़क की एक सफ़ेद कलर की पट्टी लाल हो गई थी और इतना देखते मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने गाड़ी नहीं रोकी और उसी वक्त गाड़ी के एक्सीलेटर को दबा दिया। जैसे मैंने गाड़ी को इस तरह भगाया तो चेतन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो चेतन ने मुझे एक बार फिर कहा, अरे भैया जी, गाड़ी को ऐसे क्यों भगा रहे हो? आप तो जानते भी नहीं हो कि इस सड़क की हकीकत क्या है। उसने इतना कहा ही था कि मैंने उसके कान में कहा, देखो गाड़ी के नीचे कुछ आ गया है, तुम एक बार पीछे मुड़कर देखो, तुम्हें सब कुछ साफ साफ नजर आ जाएगा। मगर उसके बाद जब चेतन ने पीछे पलट कर देखा तो उसे वहाँ कोई भी नजर ही नहीं आ रहा था। ये देखकर मैं भी थोड़ा सोच में पड़ गया, क्योंकि मुझे लगा कि हो सकता है अंधेरे में मुझे ही कुछ धोखा हो सकता है। शायद वहाँ कुछ और गिरा हुआ होगा, क्योंकि ना ही तो मुझे किसी के चीखने की आवाज़ आई थी और ना ही गाड़ी के किसी के टकराने की आवाज़। इतना बोलकर मैंने गाड़ी की स्पीड को थोड़ा हल्का किया और तभी हमारी गाड़ी के करीब से एक दूसरी गाड़ी बहुत ही ज़्यादा रफ्तार से गुजर गई। मैं उस गाड़ी को देखता रह गया। चेतन ने कहा, भैया ये भी तो एक पिकअप ही है, फिर इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा कैसे है? ये बात तो मेरे दिमाग में भी नहीं घुस रही थी कि एक पिकअप की स्पीड भला इतनी कैसे हो सकती है, क्योंकि जिस स्पीड से वो पिकअप हमारे पास से गुजरी थी सच में वो हैरत कर देने वाली थी। लेकिन जब भागते इस पिकअप पर मेरी नज़र पड़ी तो मैंने उसके नंबर प्लेट को देखा तो सच में मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस पिकअप के नंबर की प्लेट तो बिल्कुल हमारी पिकअप से मिलती जुलती थी और ऐसा होना नामुमकिन था कि एक गाड़ी की 2 नंबर प्लेट हो। फिर उसके बाद मैंने अपनी गाड़ी की स्पीड को बढ़ाया, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि जो सच में मैंने देखा है वो हकीकत है। इसी बीच हम उस गांव के एकदम करीब पहुंच गए। उसके बाद जैसे हम उस गांव के एकदम करीब पहुंचे तो हमने देखा कि वहां पर वो लोग पहले से तैयार खड़े थे जिनसे हमें काम था, यानी कि अनाज लेकर जाना था, और उनका घर भी बस स्टैंड के एकदम करीब ही था, तो हमें सामान ले जाने में उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। उसके तुरंत ही बाद चेतन गाड़ी से नीचे उतरा और सामान को टटोलने लगा।
जब उसने अनाज को ठीक से देखा तो भाव-ताव किया गया और सारा काम हो जाने के बाद हमने मालिक से बात की और उन्हें पैसे दे दिए। फिर हम वहाँ से वापस निकल पड़े क्योंकि उस वक्त काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया था, तो अब गाड़ी चलाने में भी दिक्कत होने वाली थी। चेतन भी अच्छी खासी तरह से गाड़ी को ड्राइव करना जानता था और ऊपर से पूरे दिन गाड़ी चलाने की वजह से मेरा तो सर दर्द करने लगा था, इसलिए मैंने चेतन को गाड़ी चलाने का इशारा किया। फिर चेतन भी काफ़ी सरलता से मान गया। उसके बाद क्या था, मैंने भी अब आराम करना ही ठीक समझा। चेतन गाड़ी चला रहा था और मैं उसके बगल वाली सीट पर बैठकर आराम कर रहा था। चेतन को गाड़ी अच्छे से ड्राइव तो करनी आती थी, लेकिन चेतन एक नया ड्राइवर था तो उसका मन कभी भी बहल जाता था और वो दूसरी गाड़ी को देखकर होड़ लगाने में जुट जाता। लेकिन इस समय गाड़ी पूरी सामान से भरी हुई थी, तो मैंने चेतन को पहले भी मना किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें गाड़ी को भगाना नहीं है, और गलती से अगर गाड़ी को भगा दिया तो फिर सामान उलट पुलट हो जाएगा। ऊपर से हमें इस चीज़ का भी डर था कि कहीं गाड़ी ना पलट जाए, क्योंकि गाड़ी में आज सामान कुछ ज़्यादा ही रख दिया था और उस सड़क के बगल में एक गहरी खाई थी, तो हमें इस चीज़ का भी डर सता रहा था कि कहीं हमारी गाड़ी का टायर फिसल ना जाए और हम गाड़ी समेत उस खाई के अंदर न गिर जाए। अभी मैं और चेतन आराम से बैठे ही थे कि तभी चेतन जोर से चिल्लाया और उसने बताया कि गाड़ी से कुछ टकराया है, और जैसे उसने ब्रेक लगाने की कोशिश की तो गाड़ी के अंदर एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी। मैं समझ गया था कि ये सब उसी तरह से हो रहा है जो आते समय भी मेरे साथ हुआ था। फिर मैंने चेतन को कहा, तो एक काम कर, गाड़ी को साइड में लगा, अब देखते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। लेकिन चेतन ने गाड़ी को साइड में लगाने से मना कर दिया क्योंकि वो इतनी रात को हाईवे पर रुकने को तैयार नहीं था। लेकिन फिर मैंने चेतन को चेतावनी देते कहा तो उसे गाड़ी को ब्रेक लगाना पड़ा और उसने गाड़ी को वहीं सड़क के बगल में लगा दिया। उसी वक्त मैं गाड़ी से नीचे उतरा तो मैंने देखा कि गाड़ी के पीछे की ओर मुझे एक लाल धब्बा नजर आ रहा था जो थोड़ी सी दूरी पर था। मैंने चेतन को बुलाया और हम दोनों उसी ओर चल पड़े। अभी मैं और चेतन पैदल पैदल चल ही रहे थे कि तभी चेतन ने कहा, भैया वहाँ हमें नहीं जाना चाहिए, क्या पता कौन सी बला हो। लेकिन मैं कहाँ उनकी बातों को मानने वाला था। फिर हम दोनों उसके पास पहुंचे तो मैंने देखा कि सच में मुझे वहाँ कोई नजर आ रहा था जो सड़क के बीच में पड़ा था और उसके सर के अंदर से काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा था। फिर मैं उसके एकदम पास पहुंचा तो मैंने देखा कि अब उसकी सांसें थम चुकी थी, उसका पूरा का पूरा शरीर ठंडा हो गया था और मैं जानता था कि अब साला उल्टा केस ठुकने वाला है। उसी वक्त मैंने चेतन को हाथ लगाया और उसे वहाँ से भागने को कहा। इससे पहले कि हम दोनों वहाँ से भाग पाते कि वो मरी हुई डेड बॉडी अचानक एक भारी आवाज़ में बोल पड़ी, तुम दोनों ने गलत रास्ता चुना है। अगर तुम लोग मुझे यहाँ से हॉस्पिटल ले जाते तो मैं तुम्हें माफ़ कर देता, लेकिन अब तो मैं क़यामत दिखाऊंगा, तुम दोनों की मौत तय है। उस आदमी की इतनी बात सुनते ही मेरे तो हाथ पैर कांपने लगे। उसके बाद जैसे मैंने पीछे की तरफ देखा तो वो डेड बॉडी अब अपनी आंखें खोलकर साफ साफ बोल रही थी। ये सब देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। तभी वो डेड बॉडी बिना धरती को हाथ लगाए अचानक ही किसी खंभे की तरह हवा में खड़ी हो गई और ये देखकर मैं और भी ज़्यादा घबरा गया। मैं एक कदम पीछे सरक गया। तभी उसने हम दोनों के मुंह पर जोर से झपट्टा मारा और उसके बाद क्या हुआ हम दोनों को कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि वो इतना जोर का झपट्टा था कि मेरी और चेतन दोनों की एकदम से आंख बंद हो गई। पता नहीं उसके बाद क्या हुआ, और बाद में जैसे हम दोनों ने अपनी आंखें खोली तो हमने देखा कि हम दोनों सड़क के किनारे वाले घनघोर जंगल में थे। पहली बात तो ये थी कि उस जंगल के अंदर काफ़ी कम लोग आगमन करते थे, लेकिन जब हम दोनों उस घनघोर जंगल के पेड़ों से बचते बचाते भागने की कोशिश करने लगे कि तभी मेरे खलासी चेतन ने कहा, भैया लगता है हम यहाँ से नहीं भाग सकते, सामने तो देखो वो कांटों से बनी हुई दीवार नजर आ रही है। जब हमने दूसरे साइड भागने की कोशिश की तब हम दोनों को उस दूसरी साइड भी वही कांटों से बनी हुई दीवार नजर आई, यानी कि यहाँ से भाग पाना हम दोनों के लिए अब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका था। और इसी बीच चेतन ने कहा, भैया मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि वो सड़क के ऊपर क्या है, अब आप जानते हैं हमारे साथ क्या होगा, हम दोनों को जिंदा दफनाया जाएगा। चेतन की बात ने मुझे और भी ज़्यादा डरा दिया था। फिर चेतन ने बताया कि वो शैतान लोगों को भ्रमित करता है और उसके बाद इस इलाके में लाकर हर किसी की बॉडी को मिट्टी में दफना देता है। चेतन की बात सुनकर मैं काफ़ी ज़्यादा सहम गया था। उसके बाद चेतन ने बताया कि यहाँ से भागने का एक ही रास्ता है, क्योंकि रात के 3 बजे के बाद इस घनघोर जंगल के अंदर एक दरवाज़ा आता है। कहते कि रोशनी से चमकता हुआ वो दरवाज़ा इस जंगल से बाहर निकालने का एकमात्र दरवाज़ा है। खासकर वो इस माया भ्रम को तोड़ने में मदद करता है। चेतन की बात तो लाजमी थी,
लेकिन हम दोनों को उससे पहले ही यहाँ से निकलना था, क्योंकि हाईवे के बगल में हमारी गाड़ी खड़ी थी जिससे भी कोई नुकसान हो सकता था। इसी बीच मुझे याद आया कि मेरे पास तो मोबाइल भी है और मैं मोबाइल से कांटेक्ट करके अपने मालिक को इन सब बात के बारे में बता सकता हूँ। फिर मैंने ऐसा ही किया। मैंने अपने मालिक को फ़ोन लगाया तो मैं इतना ही बता पाया कि हमारी गाड़ी सड़क के बगल में खड़ी है, और उसके बाद पता नहीं कैसे लेकिन मेरे फ़ोन में अचानक ही आग लग गई। फ़ोन में आग लगने के कारण मेरा हाथ जल गया था। वो तो अच्छा था कि मैंने फ़ोन को लाउड स्पीकर पर रखा था, वरना अब तक मेरा पूरा का पूरा कान भी राख में बदल चुका होता। उसके बाद चेतन ने कहा, भाई साहब फ़ोन करने की कोशिश मत करो। अगर दोबारा हमने किसी और को फ़ोन लगाने की कोशिश की तो फिर फ़ोन के साथ साथ इस बार हम दोनों भी जल जाएंगे। पता नहीं क्यों, लेकिन इस जगह पर आकर चेतन की हर एक बात मुझे सही लग रही थी। इसका मतलब साफ था कि चेतन जिन बातों का वर्णन कर रहा था वो बिल्कुल सत्य थी। उसके बाद चेतन ने बताया कि वो इसी इलाके के आसपास रहता है, तो वो इन चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से जानता है। गांव वाले अक्सर इन चीज़ों का बखान करते रहते हैं। अभी हम इतनी बात कर ही रहे थे कि फिर मेरे कान में आवाज़ आई कि तुम दोनों गुमशुदा हो गए हो, अब तुम दोनों को कोई नहीं ढूंढ पाएगा। और ये आवाज़ केवल मुझे ही सुनाई दी थी। इस आवाज़ को मेरे साथ साथ मेरा दोस्त चेतन भी सुन सकता था। आवाज़ को सुनकर इस बात का तो साफ साफ मालूम पड़ गया कि ये जिसकी भी आवाज़ है वो कोई भूत प्रेत है, क्योंकि इतनी भारी और डरावनी आवाज़ किसी नॉर्मल इंसान की तो नहीं हो सकती। फिर मैं चेतन से बोला, देख भाई, अगर हम दोनों को जिंदा बचना है तो हम दोनों को एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। फिर चेतन ने भी मेरी बात मान ली और फिर उसने कहा, ठीक है, आप एक काम करो, आप मेरे कंधे पर चढ़कर इन झाड़ियों से बनी हुई दीवार के ऊपर चढ़ जाओ, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। उसके बाद जैसे मैं कांटों से बनी हुई दीवार के ऊपर चढ़ने लगा तो मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर एक नॉर्मल इंसान वहीं अपनी जान गंवा दे। दरअसल मैंने देखा कि काला काला जानवर और लंबे लंबे दांत, एक आंख फूटी हुई और पूरा का पूरा चेहरा खून से सना हुआ। ऐसा भयानक जानवर देखकर मैं तुरंत ही नीचे कूद गया। चेतन समझ गया था कि मैं किस चीज को देखकर एकदम से नीचे कूदा हूँ। उसने मुझे कहा, भाई साहब, यहाँ से बचने का जो आखिरी रास्ता था अब वो भी बंद हो गया है। अब यहाँ से जिंदा बचकर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है रात के 3 बजे का। अगर हम रात के 3 बजे तक वेट करेंगे तो शायद हम जिंदा बच सकते हैं। अब चेतन की बात भी लाजमी थी, क्योंकि जो रास्ता उसने बताया था वो हमारे लिए सबसे ज्यादा सेफ था। लेकिन उस भयानक जानवर की तस्वीर अब मेरे दिल में कैद हो चुकी थी। मैं चाहकर भी उस जानवर की तस्वीर को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि इस वक्त मैं करूं तो करूं क्या। मैं डर से घबराता जा रहा था और अब मैं और चेतन, हम दोनों उस चार दीवारी के अंदर कैद हो चुके थे। हम दोनों को तो यही लग रहा था कि रात के 3 बजते ही हम आसानी से निकल जाएंगे, लेकिन हमें क्या पता था कि हमारे लिए जो आने वाला वक्त होगा वो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक होगा। इसलिए हम दोनों चुपचाप रात के 3 बजे होने का इंतज़ार करने लगे। पता नहीं उस समय क्या टाइम हो रहा था, लेकिन तभी हम दोनों को ऐसा लगा कि जैसे कि हम दोनों के अलावा कोई तीसरा भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन हम दोनों इतनी जल्दी किसी की बात में आने वाले नहीं थे, क्योंकि हम दोनों इस बात को काफ़ी अच्छे से समझते थे कि हम दोनों को जिस तरह से यहाँ पर लाया गया है उसके पीछे कोई कारण है। हम दोनों के ऊपर जल्दी खतरा मंडराने वाला है। अभी मैं और चेतन आपस में बातें कर रहे थे कि तभी कुछ लताओं ने हमारे पैरों को एकदम से जकड़ लिया। ये लताएं हमें किसी के पेड़ की लग रही थी और मैं समझ चुका था कि अब हमारे साथ जो होगा वो हमारी सोच से परे होगा। बस हमें किसी भी तरह अपने आप को संभाल कर रखना है। उसके बाद मैंने झट से चेतन का हाथ पकड़ लिया और हम दोनों ने अपने आप को काफ़ी देर तक यूं ही पकड़े रखा, लेकिन वो चीज़ हमें छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। अब धीरे धीरे हमारा शरीर भी खिंचाव महसूस करने लगा था। हमारी पूरी बॉडी के अंदर अब बहुत जोर का दर्द हो गया था, लेकिन अब भी मैंने चेतन का हाथ नहीं छोड़ा। चेतन मुझे आवाज़ देते बोला, उस्ताद जी थोड़ा धैर्य रखना। जब तक हम दोनों ने अपने अपने हाथ को थाम रखे हैं तब तक ये काली शक्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी, सिर्फ हमें खींच सकती है। लेकिन उसके बाद वही हुआ जिसका मुझे डर था। ज़्यादा खिंचाव महसूस होने के कारण मैंने चेतन का हाथ छोड़ दिया और जैसे मेरा हाथ उसके हाथ से छूटा तो पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा सर किसी भारी चीज़ से टकरा गया और उस चीज़ से मेरा सर इतनी ज़ोर से टकराया था कि मेरे पूरे के पूरे जिस्म के अंदर एक बिजली दौड़ने लगी, जैसे मेरे शरीर में किसी ने करंट पैदा कर दिया है। मैं छटपटाने लगा। दूसरी तरफ मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इस वक्त चेतन का क्या हाल होगा। मैं तो अपने सर को पकड़कर बस इधर उधर अपने पसवाड़े को फेरने में लगा हुआ था और तभी वहाँ पर किसी आदमी के कदमों की आवाज़ आने लगी। ये आवाज़ काफ़ी ज़ोर ज़ोर से आ रही थी, तो इसका मतलब यही था कि जो भी मेरी तरफ आ रहा है
उसके कदम काफी ज्यादा बड़े हैं, यानी कि वो कोई छोटा मोटा मनुष्य नहीं है बल्कि एक विशाल जीव है। मैंने हल्की सी अपनी गर्दन को उसी दिशा में हिलाया तो मैंने देखा कि एक लंबा काला और अजीब सा दिखने वाला जानवर मेरी तरफ बढ़ रहा था। उसके दांत उसके जबड़े को चीरकर बाहर निकले हुए थे। वो इतना ज्यादा डरावना था कि उस भयानक राक्षस के बढ़ते हुए कदम मुझे और भी ज्यादा डरा रहे थे। फिर कुछ देर के बाद वो मेरे इतने करीब पहुंच गया था कि मैं उसके चेहरे को बहुत ही आसानी से देखने लगा। अब तो उसका भयानक राक्षस का चेहरा और भी ज्यादा खौफनाक हो गया था। अब मैं बहुत ही बुरी तरह हताश हो गया था। तभी मेरे कान में एक आवाज आने लगी, भाई अपनी जगह से हिलना मत, जैसे वो उसी तरह पड़े रहना। शायद ये आवाज चेतन की थी जो मेरे बिल्कुल पीछे की तरफ गिरा हुआ था। और उसके बाद मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उस भयानक राक्षस की डरावनी से चेहरे को देख सकूं। फिर मैं अपनी आंखों को बंद करके उसी तरह गिरा रहा। फिर कुछ देर तक तो ऐसा ही चलता रहा, लेकिन फिर उसके बाद हमारे अगल बगल में हमें किसी गाड़ी के चलने की आवाज आने लगी। हम दोनों को ऐसा लग रहा था कि यहाँ आजू बाजू में कोई गाड़ी है जो हमारी सहायता कर सकती है, लेकिन सहायता पाने के लिए सबसे पहले इस गोलमाल घेरे से बाहर निकलना था। उसके बाद मेरी नज़र चेतन पर पड़ी तो मैंने देखा कि चेतन अपने डगमगाते हुए कदमों के साथ वापस से उठ गया है और वो एक ही जगह पर बैठ गया है। ये देखकर मैंने भी हिम्मत की और उसके बाद मैं भी अपनी जगह से उठकर बैठ गया। और जब मैंने अपने चारों दिशाओं में देखा तो मुझे वहां पर कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। एक पल के लिए मुझे राहत मिली, लेकिन वो कहते हैं ना, जब मुसीबत अपने सर पर बैठी हो तो ज़्यादा देर तक हम अपने सुकून को प्राप्त नहीं करते। फिर कुछ देर के बाद ही हम दोनों के साथ वो सब होने लगा जिसकी हमने कभी कल्पना तक नहीं की थी। दरअसल उसके बाद जैसे मैं और चेतन आपस में बात करने लगे थे तो अचानक ही जमीन के अंदर से कुछ चीज़ें बाहर निकल रही थी। हमें ऐसा लग रहा था कि अब जो चीज़ें ज़मीन के अंदर से बाहर निकल रही हैं वो कोई नॉर्मल चीज़ नहीं हो सकती। कभी हड्डी के टुकड़े जमीन के अंदर से एकदम से बाहर निकल जाते तो कभी सड़ा हुआ मांस एकदम से बदबू मारने लगता। ये सब इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मैं और चेतन दोनों ही अब तड़पने लगे थे। जहाँ मुझे मांस की बदबू से उल्टी आने लगी थी तो वहीं अब चेतन का हाल भी बेहाल हो चुका था। मेरे पूरे शरीर से पसीना बाहर निकल रहा था। तभी चेतन ने कहा, भाई अगर अपनी जान बचानी है तो अब तुम कुछ भी मत करना। अब हम दोनों इस तरह फंस गए थे कि हमारे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। शायद रात के 1:30 बजने को आए थे और अब वो वक्त आ गया था जब लगातार 1.5 घंटे तक हमने अपनी जान के साथ खिलवाड़ करना था। हमें जान के साथ खेलना था क्योंकि अब जो होने वाला था वो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक होने वाला था। उसके बाद मैं और चेतन पूरी तरह से सावधान हो गए थे कि अब जो होगा वो हमें यहाँ से बाहर निकालेगा। और उस गोल घेरे के अंदर अचानक ही बादलों की संख्या ज़्यादा होने लगी। बादलों के अंदर गड़गड़ाहट हो रही थी कि कुछ देर में ही बारिश शुरू हो जाएगी। उसके बाद चेतन ने मुझे कांपती हुई आवाज़ में कहा, उस्ताद जी अब अपनी आंखें बंद कर लेना और जब तक अपनी आंख मत खोलना जब तक आपको ये एहसास ना हो कि आप इस गोलाकार के घेरे से बाहर निकल चुके हैं। जिस तरह से चेतन ने बताया था अब बिल्कुल वैसा ही होने लगा। हमें हमारे शरीर का बोझ महसूस नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हमारे शरीर का वजन हल्का हो गया है। इस बार भी जब मैंने एक बार के लिए अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि वही डरावने चेहरे वाले कुछ शैतान हमें पकड़कर कहीं पर लेकर जा रहे थे और हमारा शरीर हवा में उठा हुआ था। जैसा कि चेतन ने मुझे बताया था कि उस गोलाकार के घेरे से बाहर निकलते ही हमें अपनी मनमानी करनी है, तो मैंने मन ही मन भगवान हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। उसके बाद मैं हनुमान चालीसा का पाठ बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची आवाज़ में गाने लगा। कहते हैं भूत प्रेत को भगाने के लिए भगवान हनुमान का हनुमान चालीसा ही काफ़ी होता है। दोस्तों वो हकीकत थी। जब हनुमान चालीसा का पाठ करते समय वो सारे शैतान हवा में धुआं बन गए। लेकिन जैसा कि चेतन ने बताया था कि रात को 3 बजे यहाँ एक दरवाज़ा खुलता है, ऐसा वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। जो कि लगभग 2 बजे के आसपास हम दोनों उस जंगल से बाहर निकल गए और उस घेरे से बाहर निकलने के बाद हम सही सलामत अपने घर लौट आए। लेकिन वो दिन हमारी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा डरावना और क़यामत भरा हुआ दिन साबित हुआ। दोस्तों उस दिन के बाद मैंने देर रात में अपनी गाड़ी को किसी जगह पर रोकना तक छोड़ दिया था। बस कोई सेफ जगह मिलती है तो वहीं पर अपनी गाड़ी को रोक कर देखता हूँ। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।